हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2021-22 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपका उड़ीसा में एसएसबी का भी एग्जाम होने वाला है, ओपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया, ये होने वाला है पार्ट सेकेंड आपका। आपके पास किसी भी एग्जाम का बॉटनी का पेपर है तो आप हमको भेज सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे पास बॉटनी का कोर्स भी अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे हम पीपीटी है, रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, ठीक है, ऑडियो नोट सब कुछ दे देते हैं। कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो 4000 है, लेकिन अभी हम इस पे 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको 3000 में मिल जाएगा। काफी लोग ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हमारा टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द वेरिएंट फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखो, डीएनए का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो बीडीएनए है, जिसको वाटसन क्रिक ने 1953 में खोजा था, जिसके लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसा कोई ऑप्शन आपने सुना होगा, ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है आपका, फिर आप सी डीएनए भी कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर आपका जो होता है आपका जेड डीएनए होता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा। ये ई वाला तो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये ई डीएनए हमने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, और ये जी डीएनए नहीं होता, एस डीएनए नहीं होता। अगर हम जाना भी चाहे तो ए के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये ई डीएनए क्या होता है पता नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में गलत हो। टू टाइप ऑफ जीन ग्रुप, जीन के क्लस्टर होते हैं, जीन फैमिली होती है जिसके अंदर बहुत सारे जीन होते हैं ना। तो टू टाइप ऑफ जीन फैमिली जो है वो ओपेरान है। ठीक है, ओपेरान इज ए ग्रुप ऑफ जीन, जैसे कि आप सुनोगे जेड वाई ए, ये एक तरह का ओपेरान होता है। ओपेरान क्या होता है? जो पास पास जीन होते हैं जो एक साथ एक्टिवेट होके, मतलब जब सारे एक्टिव होंगे तो किसी पार्टिकुलर काम को कराएंगे। जैकब एंड मोनार्ड ने खोजा था। फिर मल्टी जीन फैमिली, तो ये सी होगा। स्यूडो जीन वो होता है जो मतलब जिसका कोई काम नहीं होता है, वो चीज। ओपन रीडिंग फ्रेम, आप जैसे ट्रांसक्रिप्शन पढ़े होगे, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, स्टार्ट कोडान हो गया, फिर कोडिंग रीजन हो गया, फिर लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन कोडान होता है। तो ओपन रीडिंग फ्रेम ओआरएफ क्या होता है, यह सेट ऑफ कोडान होता है जो कि कंटिन्यूअस होता है और बाउंड होता है इनिशिएशन कोडान से, जो कि स्टार्ट रीजन पे होता है, और टर्मिनेशन कोडान से एंड होता है। तो इसका बी होगा राइट आंसर। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जैसे देखो, हमारे पास आंसर की नहीं है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको लगे कि ये नहीं ये होगा, तो आप विनम्रता पूर्वक आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। इस क्रिया को लाई में टर्मिनेशन कहाँ पे होता है? तो रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट होता है टर्मिनेशन। तो वो कहाँ पे होता है? साइलेंसर साइट होता है, वहां पे आपका टर्मिनेशन होगा। अगला क्वेश्चन है जो वबलिंग होता है, जैसे आप जानते हो, जैसे ए यू जी। तो ये लास्ट वाला जो कोडान होता है ना, जैसे मान लो ये वाला सी सी सी, ये करेगा कोड प्रोलीन को। अगर ये लास्ट वाला चेंज होके सी सी ए हो गए तब भी प्रोलीन को, सी सी जी हो जाए तब भी प्रोलीन को कोड करेगा। तो ये लास्ट वाले में चेंज आने की वजह से हमारा साइलेंट म्यूटेशन हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये म्यूटेशन के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। किसके इफेक्ट को? म्यूटेशन के इफेक्ट को। प्रूफ रीडिंग जानते हो? What do you mean by the proofreading? And in the bacteria, proofreading during the DNA replication done by which enzyme? आप कमेंट सेक्शन में बताना कि बैक्टीरिया मतलब पहले प्रोकैरियोटिक में, फिर आप बताना यूकैरियोटिक में, दोनों में प्रूफ रीडिंग किस एंजाइम के हेल्प से होता है। ठीक है, बताना जरूर। अरे अभी कमेंट कर दो। चलो आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन जब होता है, देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है भाई, देखो जीटीपी और एटीपी का मूवमेंट होता है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जीटीपी का मेन काम क्या होता है? राइबोसोम को मूव कराना, ताकि वो अलग अलग कोडान एंटी कोडान को पढ़ सके। ठीक है, और एटीपी का क्या होता है? वो चार्जिंग टीआरएनए को एक्टिवेशन, एक्टिव करके, सॉरी, अमीनो एसिड को एक्टिव करके टीआरएनए से बनाना। जीटीपी का काम क्या है? राइबोसोम को मूवमेंट कराना। और एटीपी का क्या काम है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करके उस पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को जोड़ना। ठीक, तो ये वाला बी वाला राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है सेपरेशन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो देखो, डीएनए क्या होता है आपका? एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसको सेपरेट करना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना होता है। तो हेलिकेज हो गया और टोपोआइसोमरेज, ये दोनों मिलके और डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, और आपका क्या बनाते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं। फिर रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो वो आपस में फिर से बाउंड कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो वहां पे यूकैरियोटिक में आरपीए हो गया, प्रोकैरियोटिक में एसएसबी हो गया। ये मिलके उसको क्या कराते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्म को सही से करे रहते हैं। फिर प्राइमेज का हेल्प लगता है,
जिससे कि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाता है। आरएनए पॉलिमरेज स्पेशल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है। फिर लाइगेज जो है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे उसको जोड़ता है। सर आप इतना क्यों बता रहे हैं? आप आंसर ही बता दीजिए। अरे मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन है। ये मान लो कि आपसे जितना भी अगर कहीं से भी क्वेश्चन आया तो आप बना लोगे ना ऐसे करके। ठीक है। हमारे क्लास का हमारे सॉल्व कराने का पर्पज ये नहीं है। देखो हो सकता है कि क्या क्वेश्चन हमको खुद बहुत चीजें नहीं आती हैं, लेकिन हमको लगता है कि जितनी चीजें आती हैं तो आपको बता दिया जाएगा ना, तो बढ़िया रहेगा। समझ रहे हो बात को ना? लेकिन एग्री करते हो कि नहीं इस बात पे आप? अच्छा। डीएनए बाइंडिंग डोमेन इन यूकैरियोटिक। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन देखो हेलिक्स टर्न है, यहाँ पे दो अल्फा हेलिक्स होता है जहाँ पे बीच में एक लूप के द्वारा वो जुड़ा रहता है। फिर जिंक फिंगर डोमेन वहां पे होता है। बेसिक डोमेन में लाइसिन आर्जिनिन होते हैं। तो सारे जो होते हैं सारे जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन की तरह काम कर सकते हैं हेलिक्स। बहुत मेरे को ना ये क्वेश्चन पेपर ओपीएससी का सिंपल ही लग रहा है क्योंकि जहाँ पे सारे ऑप्शन है, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है वही करेक्ट है। क्रोमोसोम स्कैफोल्ड। तो क्रोमोसोम स्कैफोल्ड का मतलब समझते हो? जैसे आपको पता है हमारी यूकैरियोटिक सेल में 2.2 मीटर का डीएनए होता है, तो ऐसा इसको क्या करना होता है, इसको कंडेंस करके न्यूक्लियस के अंदर फिट करना होता है। तो कंडेंस करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्कैफोल्ड प्रोटीन बिलोंग टू द हिस्टोन प्रोटीन फैमिली। तो जो आपका सबसे बढ़िया स्कैफोल्ड प्रोटीन है वो हिस्टोन है। आपको पता ही होगा, 4 होते हैं। फिर H1 लिंकर होता है। तो यहाँ पे देखो हिस्टोन के साथ साथ एसिडिक प्रोटीन हो गए, बेसिक प्रोटीन हो गए, और कहीं कहीं देखा जाता है टोपो आइसोमरेज सेकेंड भी होता है जो क्रोमोसोम को स्कैफोल्ड कराने में काम कराता है। ठीक है। जैसे क्या होता है ना, डीएनए जैसे उसको क्या करते हैं, लपेटते हैं, जैसे गोला गोला बनाते हैं। तो हो सकता है कहीं अगर उलझन पड़ जाए ना, तो टोपो आइसोमरेज उस उलझन को सही से करके सही से लपेटने का काम करता है। नहीं तो क्या होगा, उसको एक्टिव करना होगा तो डीएनए खुलेगा ही नहीं। ऐसा समझ लो। सी। अगला क्वेश्चन है 5 ब्रोमो यूरोसिल किससे डिराइव होता है? तो 5 ब्रोमो यूरोसिल इज अ टाइप ऑफ म्यूटाजन। ठीक है। एक तरह का आपका बेस एनालॉग है जो कि क्या कराता है, उड़ान में चेंज लाता है, बेस पेयर में चेंज लाता है। और ये थाइमीन का एनालॉग है, जहां पे थाइमीन जुड़ना होता है वहां पे ये जुड़ जाता है। गॉट इट? चलो। एडिनिन का जानते हो? 6 क्या होता है? 6 महीने पूरी में होता है क्या? बताना। चलो। मेजर ब्लड ग्रुप मेजर ग्रुप ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। तो ब्लड के अंदर देखो अलग अलग प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ग्लोबुलिन्स होता है जो आपको प्रतिरक्षा तंत्र मतलब आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फाइब्रोनोजेन होता है जो आपको ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो सारे होंगे यहाँ पे ना। अगला क्वेश्चन है ओपनिंग इन द फेटल हार्ट इन द इंट्राटियल सेप्टम। इस बॉटनी को तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो फीटल है, जैसे बच्चों में क्या होता है, जैसे जब हार्ट का डेवलपमेंट होता है, ट्रू वेंट्रिकल टू ऑरिकल होते हैं ना, तो सारे आपस में जैसे पोर के द्वारा कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फोरामेन ओवेल बोलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए फोसा ओवेलिस कहाँ पे होता है? अगर आपको पता है, नहीं पता है तो गूगल करके बताइए, लेकिन कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है। सेमिलुलर वाल तो जानते ही, हार्ट का वेना कुआ के पास। कार्डियक आउटपुट मतलब आपका हार्ट जो है वो पर मिनट पर सेकेंड कह सकते हो आप, वो कितना ब्लड को पंप कर रहा है वो होता है कार्डियक आउटपुट। मतलब तो कार्डियक आउटपुट कितने निकालते हैं, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, मतलब एक बार आपका जैसे एक बार आपका दिल धड़का तो कितना ब्लड जा रहा है। और आपका जो वो हार्ट रेट है 72 बार धड़क रहा है, तो जैसे एक बार में कितना जा रहा है, तो एक बार में कितना जा रहा है, फिर उसको निकालोगे। फिर एक बार में मान लो 5 जा रहा है, तो 72 बार में अगर आप इसे गुणा कर दोगे तो निकल जाएगा फाइनली। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए आपको आपका दिल कितना तेज धड़क रहा है, और एक बार आपका दिल धड़क रहा है तो कितने ब्लड को पंप किया जा रहा है आपके वेंट्रिकल के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। तो यही निकालते हैं, तो ये आपका हो गया। हर चीज सिंपल है। आप क्या है कि देखो मैं तो कहता हूँ, देखो जैसे पीजीटी विजीटी है, अब अगर बॉटनी के प्रोफेसर बनते हो तो ठीक है बॉटनी पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड रहेगा भाई कि आपको बायोलॉजी तो आना चाहिए। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, मैं कहता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप इंसान हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ योर हार्ट इज वर्क, हाउ डबल सर्कुलेशन वर्किंग। मछलियों में दो लोब मतलब ऐसा होता है ना, इंसानों के अंदर क्या होता है, 4 होता है, मछलियों के अंदर 2 होता है, तो कैसे होता है उनके अंदर? आपका जो लंग्स है, एल्वियोलाई है, वो कैसे करते हैं गैसेस एक्सचेंज? तो अपने जानकारी के लिए करो। आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम अगर वो 8-10 साल के, तो उनको इतना आप कम से कम उनसे क्वेश्चनिंग करो कि उनसे पूछो कि ये आपका नाक है, इसका क्या काम है, आपका हार्ट का क्या काम है। आजकल देखो 12-13 साल
ऐसे ना लोगों को हर्ट का काम पूछोगे ना, वो हर्ट का कहेंगे यार प्यार करना होता है। तो ऐसा सोचो कि हर्ट का क्या काम है, बताओ आपका हर्ट का क्या काम है? ये कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन इनटेक? अरे ब्लड का पंपिंग करना होता है हर्ट का काम। हम्म। चलो बातें नहीं करते, आगे चलते हैं। ओब्लिगेट नेजल ब्रीजर, तो देखो ना, जैसे हम इंसान है तो हम भाई मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक से भी लेते हैं। लेकिन घोड़ा हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, घोड़ा बिल्ली ये सब जो होते हैं ना, जैसे और रैबिट खरगोश उरगोश, तो मोस्टली घोड़ा जो होता है ना उसका, वो उस मुंह से सांस ही नहीं ले पाएगा। तो घोड़ा जो है वो आपके नाक, मतलब अपने नाक से ही सांस लेगा। ठीक, इंसान लोग तो भाई मुंह से सांस लेते हैं, आप ही रात को ऐसे मुंह उगा के सो जाते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट, तो जो आपका गैसियस एक्सचेंज होता है देखो, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है, और वो किसमें होता है, अभी हमने जस्ट बात किया था, एल्वियोलाई। अभी जानते हो ना कोरोना वायरस फैला था, तो इसी लंग्स के ऊपर ना एक ACA2 करके रिसेप्टर था, ठीक है, इसी से बाइंड करता था वो कोरोना वायरस, तो एल्वियोलाई। फिर पाइलोनोफ्रेनाइटिस यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो ये एक्चुअली में पाइलोनोफ्राइटिस जो होता है ये किडनी में इन्फ्लामेशन इसके वजह से होता है, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है। क्या सर हमने ये क्वेश्चन नहीं सुना? अरे हमने भी नहीं सुना, कुछ भी नई नई चीजें आता है। देखो अगर आपको नया टर्म मिला जैसे फाइलोनेफ्राइटिस है ना, इसको एक बार गूगल कर लो, गूगल पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया होगा, थोड़ा सा ना अपने अंदर जानने का जज्बा थोड़ा डेवलप करो। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपको सब कुछ आता है, आप ऐसे, बहुत कम हमको पता होता है, धीरे धीरे चीजें सीखना चाहिए, किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो? अब देखो द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है भाई, ये मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, बॉटनी को हो या जूलॉजी को, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है हार्मोन का। देखो सारा चीज जो कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, अरे ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, फिर वहां से ऐसे निकलते हैं, तो सारा जो आपका, जैसे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो वहां से निकलेगा हाइपोथैलेमस से, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका पिट्यूटरी पे काम करेगा, फिर आपका ये थायराइड जो है ट्राईआइडोथायरॉइड, फिर ये सारे निकलेंगे, ठीक है। फिर कार्टिकोकाइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, फिर ACTH एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकलेगा, ठीक है। कहाँ से निकलेगा? कहाँ से? कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा, फिर कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा, तो ये ऑल ऑफ द अबव होंगे। अरे भाई देखो ना, इंटर में पढ़े हो, BSc किए होगे, जब आप BSc किए होगे तो BSc में कम से कम 2 साल तक तो जूलॉजी था ना। और इंटरेस्ट ले आओ, मैं कह रहा हूँ आप बॉटनी में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए, नॉर्मल चीजें पढ़ लेनी चाहिए, मैं इतना बता रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। द बिगनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन मार्क बाई, तो आप जानते हैं जैसे बर्ड के अंदर हम मोस्टली पढ़ते हैं, तो जो हेंसन नोड हो गया, तो और प्रिमेटिव स्ट्रिक हो गया, तो ये आपका गैस्ट्रुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रिमेटिव स्ट्रिक से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या रहता है? जाइगोट बना, जाइगोट से फिर मारुला, फिर गैस्ट्रुला, फिर बैस्टुला, फिर ऐसे करके होता है ना। चलो आगे चलते हैं। द फंक्शनल किडनी इन ह्यूमन, तो देखो सबसे पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो सबसे पहले प्रोनेफ्रॉन बनता है जो कि बहुत कम फंक्शनल होता है, फिर उसके बाद मीजोनेफ्रॉन बनता है जो कुछ समय के लिए ऐसे करके, आठ मतलब ऐसे कर लो, मान लो गर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जब एम्ब्रियो बन रहा है ना, जैसे एम्ब्रियो बन रहा है तो वहां पे प्रोनेफ्रिक रहता है, फिर फीटस बनता है वहां पे मीजोनेफ्रिक रहता है, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो एक्चुअली में मेटानेफ्रॉन बन जाता है, तो द फंक्शनल किडनी पूछ रहा है तो सी होगा राइट आंसर। वाटर पोटेंशियल, एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम द वन रीजन टू द हायर रीजन, तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 होता है, इसको मेजर करते हैं पास्कल में। टेलर एंड स्टार्लर ने इसको खोजा था, तो साई डब्ल्यू बराबर होता है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो ये सही है देखो। लेकिन इसमें मिस्टेक है, ये भी चीजें यही है, तो आप कोई भी लगा दो आपको तो मिल ही जाएगा। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट रेगुलेटेड बाई, तो देखो वेस्कुलर डायमीटर, ट्राइकोम, तो वेस्कुलर डायमीटर मतलब इससे भी हो सकता है, ट्राइकोम भी होता है, ठीक है, ट्राइकोम रोकता है, मल्टी सोलुलर ये होते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, लीफ क्यूटिकल भी ये रोकता है, तो ऑल ऑफ द एबव होंगे। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ अ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन इज मेजर बाय पोटोमीटर, ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी विल सेड बाय कर्टिस, ठीक है। एंटी ट्रांसपायरेंट इज ABA,
अरे यही सब आएगा, इतना ही चीजें पता होना चाहिए आपको, सही बताऊं तो। फोटोसिंथेसिस देखो, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कि भैया जहाँ पे आपका पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल बन रहा है। फिर उसी का यूज करके एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन चलती है जहाँ पे आपका एक्चुअल में ट्रायोस फॉस्फेट का सिंथेसिस किया जाता है। तो ये बी, ए एंड बी होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन, P680 और P700 टू स्पेशल मॉलिक्यूल किसका है? तो ये स्पेशल मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए इज द नेसेसरी यानी कि ओब्लिगेट पिगमेंट ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। गॉट इट। और P680 जो होता है ये आपका PS2 एक्चुअली में होता है, और पी ये होता है PS1। आप बताओ कौन इसमें से PS2 नॉन अप्रेस्ड में होता है या PS1? कौन नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना में होता है और कौन कौन होता है अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना में? ठीक है। क्रिप्टोक्रोम मेडिएटेड फोटो क्या है, फोटो रिस्पॉन्स है। तो क्रिप्टोक्रोम से देखो क्या होता है, आपका ये ब्लू राइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं जो कि आपका मोस्टली मैं बताऊं तो फोटोट्रॉपिज्म नहीं कराएंगे, इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग के लिए रहेंगे क्योंकि ये ब्लू लाइट से है ना, ब्लू लाइट के हैं। फोटोटैक्सिस नहीं, फोटोट्रॉपिज्म कभी नहीं होगा। आपका इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग होना चाहिए। आपको अगर ऑल ऑफ द एबव लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है भाई? तो देखो दो तरह का ग्रोथ होता है प्लांट में, एक होता है फोटोमार्फोजेनेसिस, दूसरा होता है स्कोटोमार्फोजेनेसिस। तो फोटोमार्फोजेनेसिस में ग्रोथ होता है तो प्लांट अच्छे से मतलब ग्रीन रहेगा, उतना इंटरनोडल इलोंगेशन नहीं होगा। स्कोटोमार्फोजेनेसिस है कि डार्क में अगर कोई प्लांट ग्रो करेगा, जैसे आपने सुना होगा, जैसे यूपी वाले जानते होंगे मोस्टली। अगर आपको तो जैसे सावन जानते हो, सावन कब आता है? सावन अरे अगस्त के टाइम पे। तो सावन में क्या होता है, लोग ना जौ जानते हो, जौ ऐसे मिट्टी का ऐसे गोला सा बनाते हैं, उसमें जौ लगाते हैं, फिर ये जरई उगता है ऐसे ऐसे करके, इतना बड़ा बड़ा पीला पीला कलर का। फिर इसको रखते हैं कान पे और पैसे लेते हैं लोग। तो अब कोई भी एक एग्जांपल ऐसे भी समझ लो, जैसे आपके घर के पिछवाड़े में देखना क्या होगा, घर के पिछवाड़े में एक लकड़ी का ऐसे चौड़ा का रहेगा, नीचे जहाँ पे साइनोडान ग्रो करा रहेगा ना, तो साइनोडान के अगर ऊपर ईंट है या लकड़ी है ना, उसको हटा के देखना, सही बता रहा हूँ, ईंट रहे या लकड़ी है, उसको हटा के देखोगे ना, तो वो ना वो लंबा लंबा रहेगा, पीला पीला कलर का रहेगा। तो यही है स्कोटोमार्फोजेनेसिस ग्रोथ, जो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं क्लोरोफिल का ऑप्शन, इटियोलेटेड ग्रोथ इसे बोलते हैं ना। क्या है? इटियोलेटेड ग्रोथ। और डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग इन डार्क यहाँ पे होता है, डार्क में। यही चीज आपसे पूछ रहा था। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन लेवल ऑफ एफसीसी एसिड। तो एफसीसी एसिड क्या होता है भैया? सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करके रखता है। देखो नाम ली, ये बहुत अच्छा काम करता है एबीए, लोग लेकिन इसे बहुत बुरा समझते हैं। एबीए का काम देखो यही होता है कि भैया अगर कोई भी फ्रूट है उसके अंदर सीड का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको डॉर्मेंट फेज में रखना तब तक जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। अगर इमेच्योर जर्मिनेशन होगा तो मर जाएगा। तो एबीए कहेगा भैया देख अभी तू बच्चा है, अभी तू बड़ा हो जाए तब जर्मिनेट करना। तो जब जर्मिनेट करना होता है सीड को, तो एबीए का कंसंट्रेशन क्या होता है? फाल डाउन होता है, ताकि वहां पे जर्मिनेट हो सके सीड। ठीक है, तो डिक्रीज होगा एबीए का कंसंट्रेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है सेकेंडरी जाइलम डिफरेंशिएशन। तो जाइलम के डिफरेंशिएशन के लिए भाई ऑक्सीजन काम करता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन देखो, इसके साथ साथ एपिकल डोमिनेंस हो गया, वीडी साइड हो गया, साइटोकाइनिन देखो, डिले इन सेनेसेंस हो गया, ठीक है, और सेल डिवीजन हो गया, इसमें एथालीन हो गया, फ्रूट का राइपनिंग में हो गया, और क्या हो गया, धान का फसल अगर पानी में डूबा होता है तो उसको बाहर लाने में काम करता है एथिलीन। इपिनेस्टिक ग्रोथ कराता है। चलो आगे चलते हैं। जिब्रेलिन देखो इंटरनोडल एलोंगेशन हो गया, माल्टिंग प्रोसेस हो गया, रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में बदलने के लिए हो गया। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई से कुरुसावा ने 1926 में जापान से खोजा था ना, फुली सिडलिंग डिजीज कहा था। अरे रिकॉल करो चीजें। क्या सर मुझे आपसे पढ़ना है कैसे कोर्स ज्वाइन करे? हमारा देखो नंबर यहाँ पे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहां पे कांटेक्ट करो और वहां से हम आपको कोर्स दे देंगे। बॉटनी का कोई भी एग्जाम हो, एसएसबी के लिए तो काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग गैसियस फाइटोहार्मोन। बहुत ही सिंपल है, एथाइलिन इज ए गैसियस हार्मोन। ठीक है, और ये देखो सैलिसिलिक एसिड हो गया, जैस्मोनेट हो गया, ये दोनों तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेंगे। स्टिगोलैक्टोन भी वैसे स्टिगा में सीड जनरेशन कराता है। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म में है वो पीएम माहेश्वरी ने खोजा था। ये फादर ऑफ इंडियन प्लांट हिम्रोलॉजी है, और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट हिम्रोलॉजी। और इन्होंने सबसे पहले हैप्लॉयड कल्चर यानी कि एंथर कल्चर किया था धतूरा एनॉक्सिया से, गुहा के साथ मिलके। जेनसन ने फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। और नवाश्चिन जो है वो 1898 में लिलियम और फिटिलेरिया के प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन को खोजा था। समझ रहे हो बात को?
अच्छा, लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी कंस्टिट्यूट, देखो ये जब इम्यूनोलॉजी पढ़ते हो बहुत सिंपल चीजें हैं। तो जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर घुसना चाहता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपके भाई स्किन्स हैं, ठीक है, स्किन्स जो है मोस्टली। फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपका, अगर क्या है कि अंदर जाएगा तो जैसे म्यूकस वूकस है, फिजियोलॉजिकल बैरियर इसे बोलते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गए, सेल्स आए जो कॉम्बैक्ट करते हैं, तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। चलो अगला चलते हैं। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड जो टॉक्सिसिटी है, एडीसीसी इसे बोलते हैं। तो इसका देखो मेन काम क्या होता है ना, तो ये वायरस, अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको पहचान के उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसका मोस्ट करेक्ट मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस को। अगर आपको कुछ और है तो बता देना। अब देखो अगला है कैप्सूल हो गया, सेल वाल हो गया, टॉक्सिन, वायरल कैप्सिड, फ्लैजेला, सब हो गया। तो ये एंटीजन की तरह होते हैं। एंटीजन ऐसे होते हैं अगर किसी के बॉडी में जाए तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इनहांस करते हैं। तो ये एंटीजन है जो कि माइक्रोबियल नेचर के हैं, नॉन माइक्रोबियल नहीं होगा, दोनों कभी नहीं होगा। हैप्टेन देखो ऐसा एंटीजन होता है जो कि नॉन एक्टिव होता है, इससे कोई चीज जुड़ता है तो एक्टिव होता है ना। तो फिर चलो आगे चलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब यही होता है, सिंपल सा बात, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही आपके बॉडी के सेल्स को पहचानने से इनकार कर देती है। उसको लगता है कि ये कोई इन्वेडर है, ठीक है, बाहर गया है तो चलो मारते हैं, ठीक है। तो यही चीज होता है ऑटो इम्यून में। क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के सेल के ऊपर, आपके ऑर्गन के ऊपर ही अटैक करने लगती है। तो ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक। और सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमाटोस ये करके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, हैशीमोटो थायराइडाइटिस हो गया, ये सब जो है ऑटोइम्यून डिजीज है। अब आपको करना है क्या, थोड़ा डिटेल में गूगल कर लो कि इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो आपका क्या रहेगा, ऐसी पढ़ाई होती है सर। कूबे फॉलो करे तभी होगा इम्यूनोलॉजी की तैयारी, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसे देखो यहाँ पे जितने चीज है ना, जैसे यहाँ पे देखो लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो आपको इम्यूनोलॉजिकल बैरियर के बारे में पढ़ लेना चाहिए, आपको एंटीजन के बारे में पढ़ लेना चाहिए, आपको टाइप ऑफ एंटीबॉडी पढ़ लेना चाहिए, ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ लो। ऐसे ही होता है, कोई किताब एक तरफ से नहीं पढ़ी जाती है, किताब में बहुत कुछ इसी चीज रहती है। बैक्टीरियोफेज का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया कौन है, तो भैया बैक्टीरियोफेज किस तरह से दिखता है, उसके पास कैसे कितने टेल है वो, उसके पास इवेंट इवेंट फाइबर है, ओड फाइबर है, और उसका न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन कैसा है, इसके आधार पे, ठीक। टेम्परेट फेज को हम क्या बोलते हैं, देखो एक होता है टेम्परेट फेज। जो टेम्परेट फेज होता है वो लाइसोजेनिक फेज को कंटिन्यू करता है। मतलब अगर ये बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है तो उस सेल को डेथ नहीं करवाता है, उसके अंदर अपने न्यूक्लिक एसिड को डाल देता है और उसमें रिप्लिकेट करते रहता है। तो ये टेम्परेट फेज होते हैं, लाइसोजेनिक फेज होते हैं। लैम्डा फेज किसके ऊपर पैरासिटाइज करता है, तो ये स्क्रिया कोलाई के ऊपर पैरासिटाइज करता है भैया, बैक्टीरियो फेज है। इंटेरोवायरस क्या होता है भैया, ये इंटेरोवायरस ऐसे ग्रुप ऑफ वायरस है जो आप खाते पीते हो, खाने पीने के साथ उसके थ्रू होता है इसका इन्फेक्शन। तो फीकल ओरल कंटामिनेशन होता है, मतलब कहीं से ऐसे फीकल मैटर समझ रहे हो ना, जो एक्सक्रीटा होता है, उससे जो इन्फेक्शन हुआ, अगर वो आप कुछ खा रहे हो सब्जी फूड ये सब करके, उसमें इन्फेक्शन है तो वहां से होता है। अगला चलें। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा 89, जनरेशन ऑफ नोवेल इन्फ्लुएंजा ए वायरस ड्यू टू। तो देखो ना, जैसे आप कोरोना वायरस में अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे, ये आ रहा है वो आ रहा है तो कैसे होते हैं, दो चीज होता है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट। तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना, स्पाइक जो ऐसे बाहर ऐसे निकले होते हैं, तो वो क्या होता है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब यही है कि भैया ऊपर जो है ना, ऊपर जो मेम्ब्रेन पे है ना, उस पे अपना चेंज कर रहा है, अपने स्पाइक प्रोटीन में चेंज ला रहा है ऊपर, ठीक। और एंटीजेनिक शिफ्ट का क्या मतलब होता है, दो वायरस मिले, इस वायरस ने इसके अंदर अपना जीनोम डाल दिया तो इसके करके जीनोम की वजह से होता है, तो ये एंटीजेनिक शिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट का मतलब वो अपने ऊपर का जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वाला है ना, इस पे चेंज करता रहता है, रिसेप्टर में चेंज लाता रहता है, तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। शिफ्ट में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को डाल दिया, तो ये दोनों होगा। सर्वाइकल कार्सिनोमा एंड बिगाइन वायरस, ये भैया देखो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके होता है, और ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आने की वजह से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला फिर क्वेश्चन चलते हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर। तो देखो डेंसिटी डिपेंडेंट होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, और डेंसिटी इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट करके पॉपुलेशन रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम अगर डेंसिटी डिपेंडेंट की बात करें तो भैया देखो यही चीज है, अगर किसी एक जगह है ये, अगर जगह है यहाँ पे 10 लोग आराम से रह रहे हैं, अगर यहाँ पे 100 लोग हो जाए तो आपस में रहने के लिए खाने के लिए मारपीट करेंगे, लड़ाई करेंगे,
इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन करेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, नंबर कम होगा। तो ऐसे करके ये तो सही हो गया। फिर प्रीडेशन, तो देखो एक जगह है, एक जगह है भैया, देखो एक जगह है, अगर यहाँ पे क्या है, मान लो 500 खरगोश रहते हैं यहाँ पे, पहले 2 शेर लोग रहते थे, आराम से खाते थे, लेकिन उनके बच्चे हो गए तो इनको और खाने लगे तो कम हो गया, तो प्रीडेशन भी हो गया। डिजीज और पैरासाइट आ गए तब इससे भी रेगुलेट हो गया, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। बतिया समझ में आती है हमारी? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, चलो आगे चलते हैं। प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन में किस तरह का आपको कर्व देखा जाता है? तो भैया यहाँ पे देखोगे ना, आपको वेव शेप्ड कर्व जो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। जैसे क्या रहेगा, मान लो अगर मैं कर्व आपको बना के दिखाऊं, तो मान लो ये अगर प्रीडेटर है, ठीक है, ऐसे करके, प्रे ऐसे करके आता है। मतलब यही, अगर प्रीडेटर का नंबर देखो बढ़ेगा, प्रीडेटर बढ़ गए तो प्रे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर जब प्रे कम होंगे ना, तो प्रीडेटर को खाना ही नहीं मिलेगा, फिर प्रीडेटर मरने लगेंगे। जब प्रीडेटर मर जाएंगे तो प्रे अपने नंबर को बढ़ा लेंगे, जब प्रे अपने नंबर को बढ़ा लेंगे तो प्रीडेटर उसको और खाएगा, फिर अपने नंबर को बढ़ाएगा। तो ऐसे इनमें चलता रहता है, वेव शेप देखा जाता है ना। ह्यूमन एंड अदर लार्ज मैमल पॉपुलेशन, देखो ये एमसी अर्थन ने बताया था कि भैया आर सिलेक्टेड होते हैं, के सिलेक्टेड होते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं वो के सिलेक्टेड होते हैं, जिनमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोजेनी कम होता है, पेरेंटल केयर कम होता है, अर्ली एज में डेथ कम होता है, और ये टाइप 1 टाइप के सर्वाइवरशिप करो को शो करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे, अगर आपको इसका आंसर पता है, कैलकुलेशन पता है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी, देखो स्पीसीज रिचनेस कितना है? रिचनेस का मतलब कि अलग अलग, मतलब अगर कहीं पे एक मान लो साइनोडान है, तो वहां पे दूसरे और कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वहां पे स्पीसीज रिचनेस बोलेंगे। कितने तरह के वहां पे ग्रासेस प्रेजेंट है, प्लांट। रिच इवेंटनेस का मतलब होता है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन है, मतलब नंबर अगर बराबर, अगर 4 स्पीसीज है तो चारों का नंबर बराबर बराबर है क्या, वो चीज। हर्बीवोरस जो होते हैं वो किस ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं? तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से क्या होते हैं, प्रोड्यूसर बिलोंग करते हैं, प्लांट लोग। और इन जो प्लांट लोग को खाते हैं वो हर्बीवोर होते हैं, वो सेकेंड से बिलोंग करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम, तो भैया हमारे इकोसिस्टम में मोस्टली जो होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन है, डेट्राइटस फूड चेन है, और पैरासिटिक फूड चेन है, तो ऑल होगा। चलो अगला क्वेश्चन है। तो लिंडमैन ने 10% ऑफ एनर्जी फ्लो का मॉडल दिया था। आपको पता ही है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो 90% जो होता है लॉस होता है, सिर्फ 10% जाता है। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन, तो दो तरह का भैया फंक्शनिंग है। वही हमारे इकोसिस्टम में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका दो मेन काम है, एनर्जी फ्लो और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ये बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया है। मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट कौन है? तो आपका मेन गैसियस पॉल्यूटेंट ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद क्लोरोफ्लोरो, तो सब आ जाएंगे। लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ कौन सा गैस? हाँ बिल्कुल सही बात, लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से हमने देखो अपना ओपीएससी का क्वेश्चन कर लिया। आपके पास कोई भी बॉटनी का पेपर हो, कहीं का भी हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और आवर टेलीग्राम ग्रुप, हम आपको जरूर सॉल्व कराएंगे। ओके, और अगर बढ़िया लगता हो तो कमेंट कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।